अस्सलाम वालेकुम और देखने वाली सारी पब्लिक को गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोहा अफजल और मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आज हरमीत नहीं है। आज हरमीत नहीं है, एक मिस होता जा रहा है कुछ देगा कोई ना कोई हो जाता है कुछ, कोई बात नहीं। आज हरमीत नहीं है तो हो ही जाएगा, कल हो जाएगा। लेकिन हम काफी अर्से बाद एक हफ्ते बाद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इतने लंबे अरसे के बाद। बिल्कुल, पहले सोहा नहीं थी कुछ दिनों के लिए। खैर 2 दिन हो गए ज़िमनी इलेक्शंस को और अभी तक उसकी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। मुख्तलिफ हवालों से मुस्लिम लीग नून जो है वो परेशान बैठी हुई है। अगरचे वो कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं हैं, हमने तो बल्कि विक्ट्री हासिल की है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जनाब ये 20 की 20 नशस्तें जो हैं ये तो तहरीक इंसाफ की थी, हमने उसमें से 5 जीत ली हैं, इसका मतलब है हमारी विक्ट्री हुई है। बड़े ग्रेसफुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कल जो ट्वीट की है कि जी खैर होगी इंशाल्लाह, हम खुले दिल के साथ इस हार को कबूल करना चाहते हैं, अपनी डेफिशिएंसीज पर, कमियों पर काम करना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव अच्छा जेस्चर था। हाँ, जेस्चर तो अच्छा था, लेकिन ये जो है ना साथ में लड़ाई झगड़े वाली जैसे राना सनाउल्लाह की तरफ से चीज़ें आती हैं वो ज़रा इतनी अच्छी नहीं है। तो अब आगे क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में मीटिंग्स चल रही हैं। आज इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया हुआ है, वज़ीर आज़म ने अपने घर पे, वहाँ पे जरदारी साहब पहुँच गए हैं, बिलावल ने आज पहुँचना है और फजलुर रहमान भी होंगे। तमाम लोग बैठेंगे और मिलकर तय करेंगे कि आइंदा के लिए क्या किया जाए। और सर एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि कल की परवेज़ इलाही की स्टेटमेंट जो कि उन्होंने परसों दी थी वो ये भी थी कि अगर मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं फौरी तौर पर कि वज़ीर आला बन जाए तो मैं दूसरा सेकंड या दूसरा मिनट नहीं लगाऊंगा, फौरी तौर पर मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। हाँ, लेकिन हमें पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करना जो है वो PTI के हक में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन जीते हैं और वो पंजाब की असम्बली भी तहलील कर दें। उनका मकसद जो है वो बुनियादी तौर पे ये होगा कि सेंटर में इलेक्शन हो। और वो जो सेंटर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम ये क्यों करें, अगर इलेक्शन है तो फिर पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। तो ये बहस चल रही है और ये बहस के साथ साथ इल्ज़ामात जो हैं वो PTI की तरफ से लग रहे हैं। कल चेयरमैन उनके जो हैं इमरान खान ने, अगरचे वो इलेक्शन जीते हैं और बड़े ज़ोरदार तरीके पे जीते हैं, इस बारे में एक बात मैं ये भी कहूँ कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। अपना एतराफ़ करना चाहिए बात का कि हमारे सारे तज़िये गलत साबित हुए थे। उसकी वजह यह है कि हम इन्हिसार कर रहे थे बहुत से गैर जानिबदाराना तज़ियों के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें और नून लीग मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं और ये ज़्यादा सीटें ले जाएंगी, लेकिन हुआ नहीं है। सर आपकी गैर मौजूदगी में कल मैंने इस बात को कुछ 4 से 5 दफ़ा हरमीत के साथ कोट किया है कि हमने खुद बजाते इस पर इतने प्रोग्राम किए हैं, इतने सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, हम जो फिगर दे रहे थे वो 5-7 का था, बहुत टच करेंगे तो चले 10 सीट्स ले लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की बात कीजिए, उन्होंने जो फिगर हमें मतलब जो आम आवाम को दिया वो 4 और 16 का था। तो ये जो 360 के एंगल से पूरी पिक्चर चेंज हुई है और ये तो मतलब पासा ही पलट गया कि 16 तो 15 तो PTI ने ले ली और 4 जो है वो नून लीग की और एक आज़ाद उम्मीदवार की। तो ये एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन थी सर। लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या होगी PTI की, और आज जो इत्तेहादी जमातें साथ मिलकर बैठेंगी तो वो क्या लाहे अमल लेके आ सकती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। सर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये है कि चेयरमैन अभी भी नाराज़ हैं, इमरान खान अभी भी नाराज़ हैं। किस बात से? वो उनकी स्टेटमेंट कल की थी कि तमाम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई हमें हराने के लिए और जो इलेक्शन कमीशन है वो जानिबदार है, फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिज़ाइन करें। अच्छा। तो अब ये जो बातें हैं ना वो मेरा तो ख्याल है कि इस मौके के ऊपर उनको नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने पूरी गैर जानिबदारी के साथ ये इलेक्शन करवाए हैं, बड़े शफाफ इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इमरान खान सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन इल्ज़ाम तब सूट नहीं करते। अवाम ने आपका साथ दिया है, अवाम बाहर निकली है। बकौल आपका जो बयानिया है उसको लॉजिकल रीजंस के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने नहीं माना आपका बयानिया, लेकिन अवाम में वो बयानिया इंडल्ज करने में आप कामयाब रहे हैं, इसीलिए अवाम निकली है। तो अब ये गिले शिकवे तो खैर सद नहीं बनते। चलते हैं हम अपने रनडाउन की तरफ। इसको हमने डिस्कस करना है, आगे चल के भी इलेक्शन हो गए, अब क्या स्ट्रैटेजी होगी जमातों की, क्या प्लानिंग होगी, किस तरफ को जाएगा रुख,
ये तमाम बातें हम करेंगे, लेकिन पहले अपने टॉप स्टोरीज में आपको बताते हैं जो हमने डिस्कस किया, इसको ही हम टॉप स्टोरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तमाम इन जमातों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आगे बढ़े तो सर एक खबर ऐसी है जो कि हर एक हफ्ते बाद उसमें एक नया चेंज, एक नया ट्विस्ट आ जाता है, और ये है सर वो दुआ जहरा का केस। अब ज़हीर जो है उनके शौहर, उन्हें गिरफ्तार करने के अहकामात सामने आ गए हैं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स दोबारा से एक्टिव हुए। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बाकायदा गैंग है, हम इस पर लेंगे सीनियर एनालिस्ट को इसी लाइन पर कि हम वो बताएं कि क्या टेक्निकल पॉइंट्स है जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी अमल में लानी है। खैर ये अहकाम जारी हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो आज आपको हम टॉप स्टोरीज में बताएंगे कि सर फलों को खाने से आपका मूड कैसे अच्छा होता है। मेरा तो खुशबू अच्छी स्नफ करने से बड़ा मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि मौसमी फल जितने भी मौजूद हैं उनको खाने से आपका मूड कैसे बेहतर हो सकता है। आजकल आम बहुत ज्यादा, मेरा तो मूड वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आम देख के मूड अच्छा हो जाता है। मैं शुमाली इलाका जात गई, वहाँ मेरी अम्मा को आम शदीद याद आ रहे थे, बार बार कहती थी आम की पेटियां साथ लेके आनी चाहिए थी। तो हमें आम बड़े पसंद है, वो देखकर मूड वैसे ही आपका फ्रेश हो जाता है। ऑल्दो इस पर बात करेंगे कैसे आपकी उदासी को दूर किया जा सकता है। और आगे बढ़ेंगे सर तो राजा नूर मोहम्मद निजामी को नवादरात से इश्क और जुनून है। ये पुरानी चीज़ें और ये जो एंटीक्स होती हैं इसको रखने का वैसे हर किसी को बड़ा शौक होता है, बड़े कम लोगों के पास इतनी बड़ी तादाद में ये मौजूद होते हैं, लेकिन इसका इनका बड़ा शौक है, जुनून है इनको। तो इनके पास क्या नवादरात हैं ये आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आपको भी वो काफ़ी इंप्रेस करेंगे। लेट्स गो टू डेली डोज। हम चलते हैं डेली डोज की तरफ और आपको बताते हैं कि आज डेली डोज में कौन कौन सी डोज है। पहली खबर सर मेरे बचपन की बहुत ऐसी खबर है जो मुझे लगता था 2-2 3-3 घंटे मैं इस चीज पर लगा देती थी। ये है वो स्नेक गेम। नोकिया के वो छोटे से फोन जो कि मेरे ख्याल से आधी ज़्यादा बटन्स वाला सर आधी पब्लिक जो हमें सुन रही होगी उनको पता भी नहीं होना क्योंकि उनके पास था ही नहीं। बिल्कुल जवान लोग हैं, नौजवान हैं जिन्होंने अभी भी स्मार्टफोन खरीदे, उनको नहीं पता। वो क्या खेलते हैं? कैंडी क्रश। हाँ। वो क्या खेलते हैं पता नहीं, ऐसी कौन कौन सी गेम्स है। मैं तो खेलता नहीं हूँ गेम्स बहुत ज्यादा, मेरे फोन में गेम्स नहीं है सर। अच्छा। ऑल्दो ये स्नेक जो है नाजरीन आपको बताएं कि ये 25 साल का हो गया है, और 25 साल का ये जो स्नेक हो गया, अब इसको सर इसके बारे में ये कहते हैं उसके बनाने वाले जो उसके प्रोग्रामर्स हैं वो कहते हैं कि ये एक ऐसा नशा था उस जमाने में जब वो नोकिया का छोटा सा फोन था। वो होता ये था कि बेसिकली उस वक्त जब हार जाते थे ना आप, तो वो जो हारने की पेन होती थी ना वो आपको स्नेक को दोबारा से लड़ाने के लिए तैयार करती थी कि भाई मेरा स्नेक कैसे। अगर आपको याद हो तो सर वो आपने कभी खेली है वैसे? आपने कभी वो स्नेक वाली गेम खेली है? नहीं मैंने नहीं खेली। सर वो पता है क्या होता था? गेम्स का फोन पे इतना शौक नहीं है वैसे दूसरी गेम्स का। यानी मैं एक गेम के बारे में अभी बात भी करना चाह रहा था और वो ये है कि हम भूले में इस वक्त जो हमारे मसाइल चल रहे हैं उसमें हमें पता ही नहीं है। गाल में क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा है और आखिरी इनिंग पाकिस्तान खेल रहा है और 342 रन पाकिस्तान को बनाने हैं, बहुत मुश्किल पड़ी हुई है, विकेट स्पिनिंग है, मुझे उसका शौक है। सारी टेंशन तो सियासत ने ले ली है हमारी, हमने वहाँ पर कहाँ ध्यान देना है। आजकल तो ट्विस्ट ऐसे हैं। बहरहाल ये वो गेम अगर आपको याद हो जो कि किनारों से स्नेक को बचाकर अपनी खुराक इकट्ठी करने के लिए ये पूरे मैदान में घूमता था, और अगर इसका हेड उसकी टेल पे लग जाता था तो बेचारा स्नेक मर जाता था, और वो जब मर जाता था तो लोग बड़ा अफसोस करते थे, फिर दोबारा जुनून के साथ पैशनेट होके उसको उसकी खुराक के ढूंढने के लिए तलाश में फिर निकल जाते थे। खैर 25 साल हो गए सर इस गेम को, और लोगों ने बड़ी खेली है उस जमाने में जिस जमाने में छोटा सा फोन हुआ करता था। मैं और मेरी बहनें तो सर गेम में कंपटीशन करती थी कि देखिए किसका स्नेक लंबा होता है, किसका स्नेक ज्यादा खुराक इकट्ठी करता है। तो हम तो एक अम्मा का फोन ले लेते थे, एक अब्बा का फोन ले लेते थे। वाहिद हमें स्नेक होगा जिसके ऊपर तुम लोगों को मोहब्बत हो गई होगी। हाँ सर 1997 की बात है। आप सोचिए 1997 में जब इस गेम को लॉन्च किया इनके प्रोग्रामर्स ने, तो वो ये कहते हैं कि उस वक्त तो बड़ी हिट गई, बड़ी पॉपुलर गई। बाद में एंड्रॉइड आ गए सर, 100 तरह के आईफोन्स आ गए। अब ये नोकिया 3310 तो मेरे ख्याल से मार्केट में इस तरह से अब मौजूद भी नहीं है। होगा तो वही नवादरात की सूरत में आपके घर में ही पड़ा होगा। नहीं मिलता मेरे ख्याल में, नहीं मिलता जी। आगे बढ़ते हैं, अगली आपको डेली डोज खबर दें तो खबर अगली डेली डोज की ये है कि गर्मी शदीद तो हमने काट ली है, अभी भी ह्यूमिडिटी इस वक्त है हवा में, लेकिन कंपैरेटिवली जो सर हमने पिछले दिनों में गर्मी गुजारी है उससे तो कम ही है। तो आजकल जो गुजारे हैं वो ज्यादा सख्त है। अच्छा? इतनी ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तुम तो ठंड से होके आई हो, तुम तो मौज कर रही हो, लेकिन यहाँ पे लाहौर में जो गर्मी रही है और जरा सी धूप निकलती है उसके साथ जो ह्यूमिडिटी का हाल होता है, और इस वक्त जो गर्मी है उसमें यूरोप ने जो अपनी लपेट में यूरोप को लिया हुआ है वो भी है। कल मैं पढ़ा था कि आज इंग्लैंड में लंदन में टेम्परेचर 41 डिग्री तक होने का इम्कान है। अच्छा। जो उनके महमो गुमान में भी नहीं होगा। मुझे याद है बहुत साल पहले आज से मैं इंग्लैंड गया था, लंदन जब मैं गया हूँ तो मैं तकरीबन जून के महीने में गया था, और जून के महीने में मैं अपने स्वेटर नहीं लेके गया हुआ था। मुझे इतनी ठंड लगी बारिश के बाद कि मुझे जो मेज़बान है उनसे स्वेटर लेने पड़े। अच्छा। तो अब
हाल ये हो गया कि वहाँ पे भी शदीद गर्मी है, लोग परेशान हैं, हम तो परेशान हैं ही। तो ऐसे में ये जो है ये तुम एयर कंडीशनर चलते फिरते की बात करने और सर ये देखिए ना, वो लोग अगर वहाँ गर्मी होगी बकौल जैसे आप बता रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने इंतजामात भी कर लिए हैं। सर हांगकांग का ये एक मतलब एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा इन्वेंटर है जिसने ये इन्वेंट किया है आलमी तपिश को कीप इन माइंड रखते हुए कि पूरे ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान, लाहौर, अमेरिका यहाँ पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त गर्मी शदीद हो गई। कोई शहर ले ले, कोई मुल्क ले लें, ये मौसमियाती तब्दीली इस वक्त आलमी इसे कहा जा सकता है। सर ऐसा एयर कंडीशनर है जिसको आप सीने के ऊपर लगाते हैं, कोई स्विच की ज़रूरत नहीं है, कोई ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है, किसी बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, USB से ये चार्ज होता है। इसको आप लगाते हैं अपने सीने पर, उसके बाद ठंडी हवा जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को सर 30% तक कम कर देती है विद इन 5 or 10 मिनट्स। और फिर आप सर शदीद गर्मी में इसको पहन के काम कर सकते हैं। यानी कि मैं पढ़ा था तकरीबन 33 डिग्री तक टेम्परेचर को नीचे ले आती है। अब हांगकांग जो है, मैं गया हूँ हांगकांग में, और अब मैं तुम्हें कहूँगा मैं हांगकांग भी गया हूँ और मैं तकरीबन 1 महीने वहाँ पे रात अच्छा। तो मौसम उस वक्त बहुत ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा। आजकल जैसा हमारा मौसम है ज़्यादातर ऐसे ही मौसम होता है। अच्छा। बहुत ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, गर्मी जिस वक्त होती है तो बर्दाश्त नहीं होती, तो वहाँ के लिए तो ये और ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की कोई चीज़ होना। तो चलता फिरता एयर कंडीशनर जो आप अपनी बॉडी पे पहन लें और बॉडी को मज़े से रखें, तो ये बहुत दिलचस्प मतलब एक चीज़ है। सर यू क्वालिटी का इसको नाम दिया है। अच्छा। क्योंकि आपके बारे में है, तो वो आप जब इसे पहनते हैं तो मेरे ख्याल से विद इन 3 or 4 मिनट्स आपका 33 फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर जो आपकी बॉडी का वो ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। और अभी ये क्लेम भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई आप शदीद गर्मी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इसको पहनकर काम कर सकते हैं, ठंडी हवाओं के झोंके आपको आते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, हमें भी ज़रूरत है ऐसी चीज़ की। शदीद ज़रूरत है हमें तो बाहर जाने के लिए। ऑल्दो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर आपको ये बताएंगे कि अगली खबर क्या है। बेसिकली ऐसी मछली सर मछेरों ने पकड़ ली है चिली से। चिली के मछेरे हैं ये, उन्होंने ऐसी मछली व्यूअर्स पकड़ी है जो कहते हैं उसके बारे में, या उसके बारे में ये नो बहुत सारे लोग ये प्रोडिक्शन करते हैं कि वो मछली बताती है कि ज़लज़ला कब आना है। क्यों? क्योंकि वो सर पानी की गहराई में रहती है और जब वो सरफेस पे आ जाती है, मतलब सतह पे अगर आप उसे देखें तो इसका मतलब नीचे जो प्लेट्स होती हैं जिसके चेंज होने से ज़लज़ला नॉर्मली आता है, वो प्लेट्स के ऊपर नीचे होने की इंडिकेशन उसको पहले आ जाती है, तो ज़मीन की मतलब समंदर की गहराई से वो निकल कर सतह समंदर पे आ जाती है। 16 फुट लंबी है ये, 16 फुट जो मैं पढ़ा था। और हैरान कौन बात यह है कि मछेरे तो बिलीव करते हैं इस मिथ में, लेकिन साइंसदान बिलीव नहीं करते, साइंस नहीं करती। साइंसदान कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऊपर सतह पे तब आती है जिस वक्त इसको बच्चे पैदा करने होते हैं, अफजाइश नस्ल के लिए हो, वो बीमार हो, उस सूरत में ये ऊपर आती है, अदरवाइज ये ऊपर नहीं आती, बहुत गहराई में रहती है। लेकिन देखो मिथ और साइंस का हमेशा से एक कॉन्ट्रडिक्शन रहती है, वो चलती चली जाती है। और फिश इसका नाम है जी सर, और फिश इसका नाम है, नाम भी उसका इस तरह का है। और लोग मछेरों ने तो ये कह दिया है कि भाई ये नीचे प्लेट्स की तब्दीली की वजह से ही आपको सतह समंदर पर नजर आती है, लेकिन साइंस इसे डिनाई करती है। ऑल्दो मछेरों का टारगेट ये कि उन्होंने पकड़ लिया है और ये बड़ी ह्यूज क़ामत मछली है, तो उसको पकड़ के वो तो इसका कैश कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके वो इतनी दूर तक, पूरे स्टूडियो जितनी है सर। हाँ, तो इसका मतलब वो तो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनको एंजॉय करने दें। हम भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपको बताएं कि किसी कमाई के जरिए को आप नोबल कॉज के लिए इस्तेमाल करें, इसकी एग्जांपल लाइव हमारे पास है। यूट्यूब की कमाई से यतीम बच्चों को खाना खिलाने वाले ख्वाजा मोइन हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक है। सर हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक है। ये 2 दोस्त थे जिन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया जिस पर ये खाने बनाने की जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर किया करते थे, और अब उससे जो अर्निंग उनको होती है उसमें सिर्फ यतीम, बेसहारा और लाचार बच्चे जो हैं उनको सर ये खाना खिलाते हैं। 150 के करीब बच्चे हैं जिनको ये खाना खिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये नेटवर्क फैले और ये और बच्चों को शामिल कर सकें। बड़ी अच्छी बात है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल करने लगें जिससे किसी का भला भी हो तो और क्या चाहिए। नहीं तो आम तौर पे लोगों को गिला रहता है, शिकायत रहती है कि सोशल मीडिया से वक्त ज़ाया करने की एक कोशिश है। हाँ, लेकिन उसको अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ख्वाजा मोइन जो हैं इन्होंने अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया है। जैसे कि सुहा ने बताया 2 दोस्तों ने शुरू किया था, फिर लोग सब्सक्राइब करने लग गए, तादाद बढ़ी, तो करते करते 150 बच्चे अब इनके हो गए। 2017 में इन्होंने शुरू किया था और अभी भी जो हमें देख रहे हैं स्क्रीन के उस तरफ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है उनका यही कहना है कि आप लोग मेरे साथ इस कारवां में ज़रूर शामिल हों और इस नोबल कॉज में मेरा साथ दें, क्योंकि मैं खुद भूखा था।
सर जो बंदा पेनफुल होता है ना, मतलब जो पेन को महसूस करता है वही अगले बंदे की पेन को भी समझ सकता है। तो उनका ये कहना है कि मैं खुद भूख से था और मुझे पता है कि वो पेन क्या होती है, वो तकलीफ क्या होती है जब आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, कोई सहारा आपके पास नहीं होता, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ सफ़र किया, ये सब कुछ खुद गुजारा। तो अब उन बच्चों की वो मदद करना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम है, हमारे यहाँ भी लोगों को सबक सीखना चाहिए। और जो यूट्यूब से कमा रहे हैं सर, एक बड़ी तादाद में लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं। नहीं, यूट्यूब से तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन इस तरह के काम ख्वाजा मोइन की तरह से कि जो यतीम बच्चों की परवरिश करने लगे, उनके लिए सहारा बन जाए, वो हैं हमारे यहाँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन और ज़्यादा हो नौजवान भी इससे सबक सीखें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगली खबर बड़ी अच्छी है और मैं हमेशा खुश होती हूँ हमारे लंदन प्रोड्यूसर से कि वो एक आधी खबर ख़वातीन की एम्पावरमेंट की ज़रूर डाल देते हैं, एम्पावरमेंट की। अब हम मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सर पहले बहुत मुश्किल था, आपको पता है, एक तो ख़वातीन का बाहर निकलना, फिर उनका ड्राइव करना, लेकिन अब आपको चलती फिरती, आप इनको मैकेनिक ख़वातीन कहें या इन्हें इलेक्ट्रिशियन ख़वातीन कहें, ये वो ख़वातीन हैं जो कि गाड़ियाँ मरम्मत करती हैं चलती फिरती। हुदा अल-मतरूशी गाड़ियों के मरम्मत के पीछे इनका हाथ होता है। और इन्होंने ये देखा कि जब कोई खातून नहीं है इस शोबे में और ख़वातीन को ज़रूरत होती है तो ये आगे बढ़ी, इन्होंने ये काम सीखा। शुरू में कहती हैं मुश्किलात पेश आई काफ़ी ज़्यादा इनको, लेकिन फिर मुश्किलात काउंटर करती चली गई और इन्होंने अपना नाम बना लिया और अब तो लोग तलाश करते होंगे उनको। इतना अच्छा काम करती है हुदा का कि हुदा अल-मतरूशी कहाँ पे हैं जी। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अकेली सफ़र कर रही होंगी उनको तो और ज़्यादा ज़रूरत होती होगी। तो बड़ा नाम कमाया इन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और सर देखिए, काम तो आम ही था जो सब करते हैं, लेकिन वो एक खातून कर रही थी इसलिए वो ज़रा मुख्तलिफ था और वो ज़रा फेमस भी हुआ। तो काम भी, अब तो ये स्टेटमेंट वैलिड हो गई है कि काम कोई भी इसलिए नहीं होता कि उसकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए कि ये मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की आज बर्थडे है। दूसरे गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, जो लियाकत अली ख़ान साहब के शहादत के बाद इनको बनाया गया था। मशरक़ी पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ था और नवाब फैमिली थी बांग्लादेश की, जो अब बांग्लादेश है, मशरक़ी पाकिस्तान की, जिनसे इनका ताल्लुक़ था और बड़ा नाम रहा है। कायद-ए-आज़म के साथियों में से थे और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने कई करारदादें ऐसी पेश की। पाकिस्तान जब बनने वाला था 1942, उससे बाद में तहरीक में मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा रखने के लिए और पाकिस्तान की तरफ सफ़र जो था हमारा कायद-ए-आज़म की सरबराही में, उसमें ये साथ साथ रहे हैं। तो बहुत बड़ा नाम था, सेकंड गवर्नर जनरल। और फिर इनको हटा दिया गया था बाद में। अलीगढ़ मुस्लिम लीग, अलीगढ़ जो मुस्लिम स्कूल है, यूनिवर्सिटी, वहाँ के ये फारिग तहसील थे। तो इनको आज हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और एक और बर्थडे है सर, एक और है आज, बरसी नहीं, बर्थडे है नहीं सर, बर्थडे है। किसकी? यहाँ तो बर्थडे लिखा हुआ है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की, लेकिन आज बरसी है उनकी, नदीम बेग। नदीम बेग की आज बर्थडे है। अच्छा। नदीम बेग हमारे मशहूर एक्टर, उनकी आज बर्थडे 81वीं में ख्याल में होनी चाहिए। पिछले साल जब हमने उनको उनकी बात की थी तो 80वीं थी, तो इसका मतलब आज 81वीं है। पहली फिल्म थी मुझे याद है चकोरी नदीम की, और ये छोटी छोटी महफिलों में गाने गाया करते थे, खुश शक्ल थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर एहतशाम थे मशरक़ी पाकिस्तान के डायरेक्टर। इनकी भी शोहरत का आगाज़ जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान से हुआ। मुझे अभी तक याद है, मैं मरी में था उन दिनों में, बहुत छोटा सा था, जब किसी ने बताया कि फिल्म लगी है चकोरी। अच्छा। और वो चकोरी फिल्म जो है वो हम तो नहीं देख पाए, हम छोटे से थे उस वक्त, बहुत ही छोटे थे, ज़ाहिर सिनेमा जाते भी तो हमें कुछ समझ नहीं आनी थी। अच्छा। लेकिन ये है कि ये बताया गया और बाद में यानी वो जब पता चला कि जनाब उनकी फ़िल्म थी। बहुत ही गाने इनके, शबनम के साथ इनकी जोड़ी बड़ी पॉपुलर थी। कई फिल्में इन्होंने, आईना जैसे इनकी मशहूर फिल्म थी, बहुत ही हिट, सुपर हिट किस्म की इनकी काम रहे हैं। बहुत फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से शबनम के साथ इनको पसंद किया जाता था। इनका जो कपल था ऑन स्क्रीन, ये बड़ा सुपर हिट रहा है और लोग उसको बड़ा पसंद करते थे, और काफ़ी इनके गाने भी और उनकी लुक्स की वजह से उनको बड़ी अप्रिसिएशन मिली है, क्योंकि इनका चॉकलेट बॉय भी कहा जाता था। हिलाल सितारा इम्तियाज़ और कई अवार्ड्स इनको दिए गए हैं जो इनको मिले इनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। मज़े की बात यह है कि अभी मैं देख रहा था कि वो कहीं ना कहीं उनकी झलक नज़र आ जाती है नदीम की, किसी न किसी फिल्म में, किसी टेलीविज़न के ऊपर, और एक्टिव में माशाल्लाह।
तो बड़ी एक्टिव लाइफ अब तक गुजार रहे हैं और बड़े हैंडसम अभी तक, मतलब अपनी उम्र के लिहाज से जैसे देखा जाए तो नदीम हैं। अल्लाह ताला उनको इसी तरह सदा बहार रखे, आमीन आमीन। सलामत हमने एक रखे। छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और इस उम्र में इस तरह से ही हेल्दी रहें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने इस एज तक अपने आप को इतना वेल मेंटेन्ड रखा हुआ है। सो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आवर साइड। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। दुआ जी ब्रेक के बाद इस वक्त अगर पार्टी पोजीशन देखी जाए पंजाब असम्बली में तो 178 नशस्तें हो गई हैं पीटीआई की और 10 पीएमएलक्यू के लोग साथ मिला लें तो 188 बन जाते हैं। ये तादाद ज़्यादा है। अपने तमाम इत्तेहादी मिला के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और कुछ आज़ाद वो तकरीबन 179 बनते हैं। तो अददी एतबार से पीटीआई को इस वक्त अक्सरियत हासिल है। अब हाउस में तब्दीली किस तरीके से आती है, क्या होता है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उनकी स्ट्रेटजी तो यकीनन यही होनी चाहिए। लेकिन कल राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हम ये भी कर सकते हैं कि 5 अरकान जो हैं वो गायब हो जाएं पीटीआई के। तो क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है? इससे तो और ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैलेगी। बहरहाल इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो अनसर्टेनिटी है इसका हल तो यही आप भी में कहेंगे नज़र आ रहा है कि इस वक्त स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए और पंजाब की आपकी वजारत आला परवेज़ इलाही के सपोर्ट कर दी जाए। लेकिन इसके असरात सेंटर पे भी पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे और किस तरह के होने चाहिए, और क्या वाहिद हल यही है कि फौरी तौर के ऊपर इलेक्शंस करवाए जाएं? आप देखिए रऊफ भाई, हमें इन लोगों को एहसास ना पहले था ना हो रहा है। हम जो खबरें गुज़िश्ता रात से आ रही थी कि जनाब हुक्मरान जो इत्तेहाद है उन्होंने कहा है कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे। तो अब अल्लाह खैर करे, अगर इन्होंने टर्म पूरी कर ली तो आज तो रुपया 216 का हो गया, डॉलर 216 का हो गया, तो कहीं 316 350 तक ही ना पहुंच जाए। इनको ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत साख थी, क्रेडिबिलिटी, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। इसकी वजह से, उस साख ख़त्म होने की वजह से मुल्क भर में बिजनेस हलकों में गैर यकीनी सूरत हाल है, और वो सिर्फ उसी सूरत में ख़त्म होगी जब एक नुमाइंदा हुकूमत, भले यही हुकूमत हो लेकिन नए इलेक्शन के ज़रिए आए, क्योंकि ये इलेक्शन के ज़रिए नहीं आए हैं। ये आप सबको पता है किस अंदाज में आए हैं। इनको जल्दी थी वजारतें संभालने की, तो इनको ये अभी एहसास करना पड़ेगा, और जो लोग इनको लेके आए थे उनको भी एहसास करना पड़ेगा कि खुदा न खास्ता अगर ये रह गए मज़ीद 7-8 महीने तो इस मुल्क की फिर मईशत बिल्कुल जो श्रीलंका वाला हाल है वो हो जाएगा। मालूम नहीं ये कौन लोग हैं जो अभी तक इन ख्यालात में हैं कि दबा लो। वो राना सनाउल्लाह जो माइंड सेट है, मैं तो हैरान हूँ कि इस 2022 में रहते हुए आप 19वीं सदी की बातें कर रहे हैं। जो कल रात भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी अगर 5 लोग भी पीटीआई के गायब हो गए तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही अपनी वजारत आला तलाश करते रहेंगे। कितनी अफसोसनाक ये बात है। यानी वो कह रहे हैं कि हम लोगों को गायब भी कर सकते हैं, और यही माइंडसेट है जो पाकिस्तान के मसाइल का, मौजूदा मसाइल का जिम्मेदार है कि आप हुक्मरान टॉप पे बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि आप अपनी बचाव के लिए, अपने दिफा के लिए, अपने मफाद के लिए जो मर्जी कर लें। अच्छा, आज इत्तेहादी इकट्ठे हो रहे हैं लाहौर में और शहबाज शरीफ साहब के घर पे इजलास है, जरदारी साहब पहुंच गए। क्या आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड हो सकता है इस मतलब मुलाकात के अंदर? मुझे देखिए, काश हमारे पास वो क्रिस्टल बॉल होता जिससे हम जान लेते हैं तो वो होता, लेकिन मेरा ख्याल में शायद जी। लेकिन जाहिर है जो देखें, जो सोच इस हुकूमत की क़याम के पीछे कारफरमा थी कि साल सवा साल है तो इतनी दिहाड़ें और लगा लें। ख़ास तौर पे जो सिंध में लोग बैठे हुए हैं वो एक साल सवा साल का और टाइम गुजारना चाहते थे कि अभी शायद जितने भी ख़जाने में पैसा मौजूद है वो जितना उसमें से कमा सकते हैं कमा लें। दूसरे हिसाब से वो वज़ीर आज़म बनने के बड़े ख़्वाहां थे, तो लिहाजा वो वज़ीर आज़म भी बन गए। अब सवाल ये है कि क्या ये वाक़ईतन अपने फ़ैसले करेंगे बैठ के कि जी हमने अपनी टर्म पूरी करनी है, या फिर जो
हल्के इनके जिम्मेदार या बने थे, सहूलतकार बने थे, वो भी इनको अब कहेंगे कि खुदा के लिए अभी हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि ये वो यकीन दहानी है, मेरा अपना ख्याल है, जो हमने अपने दोस्त ममालिक को, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई को करवाई है कि ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म करने के लिए हम जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाएंगे। अब अगर तो ये लोग सिर्फ अपने इक़्तिदार में दिलचस्पी रखते हैं और ये किसी मंसूबे के तहत बरसर इक़्तिदार आए हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को मज़ीद ख़राब करो, तो जाहिर है ये पे डटे रहेंगे, इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे। जैसे ये कहिएगा कि गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट्स जो जिसका जिक्र अब्दुल रऊफ साहब ने भी किया कि राना सनाउल्लाह साहब आते हैं और कहते हैं कि 5 बंदे कम हो जाएं तो मतलब ये कि उन्होंने उठा लेना है, या अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के बारे में भी परवेज़ इलाही ने परसों ये स्टेटमेंट दी है कि अगर मुझे वज़ीर आला बना दिया जाता है तो मैं अगले 2 मिनट नहीं लगाऊंगा असम्बलियाँ तहलील करने में। इस तरह की स्टेटमेंट्स जब पार्टीज़ की जानिब से आती हैं तो ये क्या स्ट्रैटेजी मोल्ड करने के लिए या अगले बंदे को धमकाने के लिए, ये कितना अहम किरदार अदा करती है अगले बंदे की स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए? ये अहम किरदार कोई इसका नहीं है, ये गंदा किरदार है, ये गंदी जहनियत की अक्कासी है कि यानी हम उस गंदी सोच में से निकल ही नहीं रहे हैं कि हम उठा लेंगे, बंद कर देंगे। आपने देखा पहले सिंध हाउस में जो हुआ था, फिर लाहौर के 2 बड़े मशहूर होटल हैं उनमें जिस तरह इनको कैदियों की तरह रखा गया अरकान असेंबली को, तो बड़ी शर्मनाक हरकतें हैं। हम सोचते थे कि 1990 में ये होता था, चांगा मांगा व्हाटएवर स्वाद, लेकिन इस ज़माने में भी हो रहा है 2022 में। तो इस पे हमने पाकिस्तान की नाम नहाद जमहूरियत को एक मजाक बना दिया। पाकिस्तान का, जैसे मैंने पहले कहा कि जो थोड़ी बहुत साख थी वो भी इन लोगों ने बर्बाद कर दी है। इम्तियाज़ साहब ये फरमाइए, फौरी तौर पर अगर इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर है इत्तेहादी जितने भी हैं इस वक्त हुकूमत में, उनको इस बात का इल्म है कि फौरी इलेक्शन उनके ख़िलाफ़ जाएंगे। इस वक्त जो एक लहर चली हुई है पॉपुलैरिटी की इमरान खान की, वो लहर उनको कामयाब करवा देगी, तो वो हिचकिचाहट मेरे ख्याल में उनके जहन में होगी इलेक्शन की तरफ आते हुए। उन्हें देखें, ये खदशा सबको लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये उम्मीद पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको है कि वो इलेक्शन स्वीप करेंगे। लेकिन क्या आप इस डर से इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे? सिर्फ इस वजह से आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे कि, और आप, इनको तो पता था कि सूरत हाल क्या बन रही है, दुनिया भर में कीमतें बेशुमार बढ़ी हैं, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, रिसेशन यानी कसाद बाजारी शुरू हुई है बड़ी मईशतों में, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में। और ये क्या इतने बच्चे थे, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इनके पढ़े लिखे लोग हैं इनके साथ, पीपल्स पार्टी में भी, मुस्लिम लीग में भी, और ख़ुद को प्रोफेसर भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं। क्या इनको आइडिया नहीं था फरवरी में जब ये, और मार्च में जब ये अदम एतमाद की तहरीक लेके कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये उनका अपना किया कराया जो कुछ भी है, मैं समझता हूँ इन्होंने एहसास नहीं किया था कि कितने बड़े मसाइल आगे आ रहे हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए आपको हुकूमत का, गवर्नेंस का तसलसल चाहिए होता है। और मेरा अपना ख्याल है, और बड़े इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, और IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी ये माना हुआ है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपनी समत दुरुस्त की हुई थी, वो सही समत में जा रहे थे। लेकिन जनाब, उस सही समत की किसको परवाह थी? परवाह तो हमने सिर्फ अपनी हुकूमत में आना था, शेरवानियाँ पहननी थी, वो पहन ली हैं। अच्छा, अब तक जो बज़ाहिर रिएक्शंस आ रहा है वो बड़ा एक जेंटल सा और बड़ा एक डिसेंट सा जेस्चर है जो कि मरीम नवाज़ की जानिब से भी आया। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा खैर होगी, हम निकमियों पर काम करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने हार को एक्सेप्ट भी किया और वो सुकून में है, लेकिन अंदर जो आज एक इजलास होने जा रहा है, जो स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी, उसमें हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या होगा। बिकॉज एड़ी चोटी का जोर लगाकर कोशिश इस वक्त ये है कि ये पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का मसला नहीं, ये अना का मसला है जो कि हमारे पॉलिटिशियंस का बनता जा रहा है। तो वो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर ये सिर्फ इस बात पर स्टिक रहे कि हमने ये टेन्योर पूरा करना है? देखें, सॉरी मैं क्रूड एक बात करूंगा कि उन लोगों के बारे में आप क्या पेशगोई कर सकते हैं कि जिन्होंने पब्लिकली कहा हुआ है कि हम इसको गरेबान से खींच के हम सड़कों पे घसीटेंगे। क्या आप उनसे कोई तवक्को? आज वो बगलगीर हुए हैं और सब ने एक दूसरे के बारे में कहा हुआ है, चाहे वो जरदारी है, बिलावल है, नमाज है, शहबाज है, हमजा है, अता तारड़ है, साद रफ़ीक है, या ख्वाजा आसिफ है, या कादिर पटेल है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अमलन एक दूसरे को सड़कों पे खींचने का, घसीटने का अहद किया हुआ था। आज वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इनके बारे में आपको यकीन से कह सकते हैं अंदरूनी खाना ये क्या बातचीत करेंगे? सॉरी, मैं तो कोई गैस नहीं कर सकता।
अच्छा, ये फरमाइए कि इस मौके के ऊपर आपको ये नहीं महसूस होता कि इमरान खान साहब से एक गलती हुई और वो ये कि असम्बलियों से उनको फौरी तौर पे रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो फ़र्ज़ किया इस वक्त असम्बलीज़ में होते तो इस प्रेशर से वो मरकज़ में भी हुकूमत तब्दील करवा सकते थे? नहीं, मेरा देखिए, इमरान खान से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का खुमियाजा भी उन्होंने भुगता है, लेकिन सवाल ये है कि कौन हुक्मरान, कौन सा वजीर आज़म और सदर गलतियां नहीं करता है। एक ख़ास वक्त में उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो स्ट्रेटजी बैकफायर कर जाती है। इनसे ज़्यादा गलतियां हुई हैं, इन्होंने बहुत सारे सांप अपने आस्तीन में पाल लिए थे जिन्होंने इनके पीठ में खंजर घोंपे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन्होंने गलतियों से कुछ सीखा या नहीं। और दूसरे, आपने जो इस्तीफ़े की बात की, इस्तीफ़ा इन्होंने दे के यानी 1/3 से ज़्यादा लोग असम्बली से बाहर हैं, उस असम्बली की क्या अखलाकी और कानूनी हैसियत है जिसकी बुनियाद पर ये सारे फैसले कर रहे हैं। तो जो इमरान खान ने गालिबन, जो मैं गैस कर सकता हूँ कि ये पॉलिसी इख्तियार की कि इस पार्लिमानी निज़ाम की साख या इसकी क्रेडिबिलिटी को आप खींच लें उससे, ताकि नए इंतखाबात की तरफ हम जा सकें और किसी को क्लियर मैंडेट मिल सके। तो ये वो उनकी हिकमत अमली कामयाब रही। जो मैंने शुरू में कहा कि कोई मुल्क हम पे एतबार करने को तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है इससे अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये कहिएगा, कल की स्टेटमेंट इमरान खान साहब की ये कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की, इलेक्शन कमीशन ने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब का साथ दिया है, क्या ये थैंकलेस जेस्चर इस वक्त उनको सूट करता है कि आप या उनकी सियासत करने का तरीका कुछ इस तरह का है कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लूपहोल्स निकाल लेते हैं और कह देते हैं कि भाई ये नहीं ठीक था, ये नहीं ठीक था, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हो सकता। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे लिए कोई बहुत अच्छी ये बात नहीं है कि आप हर एक में कीड़े निकालना शुरू करें, हर एक को अटैक करते रहें। लेकिन ना मैं इमरान खान हूँ, ना रऊफ साहब है, ना आप हैं। ये किसी और लेवल पे ऑपरेट करते हैं जो लीडर होते हैं, उनकी अपनी एक सोच है। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने तो आपको देखिए मालूम है, इमरान खान ने किसी तकरीर में ये शक नहीं छोड़ा कि वो जो स्टेटस को यानी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जिस निज़ाम में चंद इदारे, उनके सरबराहान और चंद बड़ी जमातें और उनके सरबराहान मिल के यहाँ पर मुसल्लत हैं और अपना मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। वो अब इमरान खान का पर्सपेक्टिव, वो समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है और उनके चूँकि ताने बाने, पुराने ताल्लुकात दूसरी जमातों के, वो इनके साथ मिलते हैं, इनके घराने के साथ मिलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं उनके। अब वो मेरे अपने लिहाज से ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। यानी हर चीज़ की एक होती है, शेल्फ लाइफ होती है। आपने इंतखाब अच्छा हो गया, शिकायतों का सदेबाब भी काफ़ी हो गया, तो आप उसी को सिस्टम को एतमाद में लेके आगे चले, बजाय इसके कि आप हर एक को गालियां दे, किसी को साथ लेके चलना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह फिर इंक्लूसिव अंदाज में तो आप पाकिस्तान को आगे नहीं चला सकते ना आप खुद सुकून में रहेंगे, ना दूसरों को सुकून में छोड़ेंगे आप। ठीक है इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपना टाइम दिया, ऐसा बेहतरीन था कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इस सूरत हाल में आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए अगर आपको खोया हुआ इक़्तिदार वापस मिल रहा है। तो हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। होपफुली कि आप लोग मंडे ब्लूज से निकल के अब ट्यूसडे पर ट्रांसफ़र हो चुके होंगे और वीक ऐसा है कि काफ़ी सारी हैपनिंग पिछले वीक में हुई है, लेकिन इस वीक में हमें इंतज़ार है कि अब चीज़ें किस तरह से चेंज होंगी। अगर इस सेगमेंट की स्पेसिफिकली बात करें हम, तो सर ये सेगमेंट और ये जो टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, आप यूँ कहें कि एक ऐसा ड्रामा है जिसका हर रोज़ या हर हफ्ते कोई नया एपिसोड सामने आता है, लेकिन एक रियल स्टोरी है। अब रियल स्टोरी दुआ ज़हरा की हम बात करें तो इस केस में, इस केस के बाद, इस केस के दौरान पाकिस्तान में मौजूद हर घर में वालिदैन और उनके बच्चों की आज़ादी को लेकर उनके नज़रियात चेंज होना शुरू हो गए हैं। अब फाइनली इस एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि अब ज़हीर की गिरफ्तारी के अहकाम सिंध पुलिस की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। उन्हें कहा कराची मुंतकिल किया जाए ज़हीर को और दुआ ज़हरा को बाजियाब कराकर उनके वालिदैन के हवाले किया जाए। ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, और डेवलपमेंट क्या है, वकास अब्रेज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। वकास, चूँकि अदालत ने जिस वक्त टेस्ट दोबारा करवाया दुआ ज़हरा का, तो पता चला कि उसकी उम्र 15 साल से कुछ ही महीने ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि वो कम उम्री में शुमार की जाएगी और उसकी शादी इलीगल करार पाएगी। अब इसी बुनियाद के पर ये बाकी फ़ैसले आ रहे हैं।
तो आप क्या समझते हैं इनके बारे में? ये जो है क्या दोनों पहलू इसमें शामिल आते हैं? बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी अब शादी हो गई, इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि वालिदैन जो हैं उनको कितना विजिलेंट रहना चाहिए अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हुए, अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखते हुए। तो हर पहलू से ज़रा देखिएगा इसको। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ामे ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। देखिए गुज़िश्ता इस तरह सोहा बात कर रही थी कि हर हफ्ते के अंदर हम कोई एक नया एपिसोड, कोई एक नया ड्रामा हमारे सामने आता है। कभी ज़हीर रूपोश हो गया, कभी दुआ ज़हरा की तरफ से कोई बयान आ रहा है। लेकिन हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, और स्पेशली इस केस के अंदर जहाँ पे कानून के अंदर ये लिखा है कि समरी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, एक्सपीडिशियस, स्पीडी और विजिलेंट इंसाफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 4-5 महीने से ज़हीर की गिरफ्तारी के दर पे है पुलिस। और जो आपने बात की कि ज़हीर को गिरफ्तार करने के काम जारी कर दिए गए, अभी 1 घंटे पहले जो है ज़हीर की जो अभी एक ऑर्डर पब्लिक किया गया है डिफरेंट पेजेस के ऊपर ज़हीर की तरफ से, उस ऑर्डर के तहत ज़हीर ने 22 तारीख तक प्रोटेक्टिव बेल ले ली है। इससे पहले इसने एक हिफाजती ज़मानत दी थी जो 14 जुलाई को एक्सपायर हो गई थी, और वो हिफाजती ज़मानत इसलिए दी गई थी कि मैंने सिंध हाई कोर्ट में जाके पेश होना है, जिसकी जो मेरा केस रजिस्टर है। फिर उसके बाद वो एक्सपायर होने के बाद फिर 16 तारीख को हिफाजती ज़मानत जब बहावलपुर बेंच के सामने अप्लाई की गई, और उस जो है ज़मानत को कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया, तो इन्होंने अपनी ज़मानत वापस ले ली। अभी फिर दोबारा से एक हिफाजती ज़मानत ली गई कि 20 तारीख को मैंने पेश होना है, मुझे ये खदशा है, इम्कान है, पॉसिबिलिटी है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो कोर्ट ने इसे फिर जो है 22 तारीख तक ज़मानत ग्रांट कर दी। एक तरफ से हमारी NGOs हैं, हमारे लाओ, लश्कर, बैनर्स, मीडिया, लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे कोर्ट्स हैं वो उनके ज़मानतें ग्रांट करती जा रही है। तो जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड अगर उसको सामने रख लिया जाए, मैजिस्ट्रेट एक्ट 1929 का, 2013 का या 2015 का, इन तीनों कवानीन के तहत और डॉक्टरी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए जो ज़हीर और दुआ ज़हरा है, बोथ हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द पाकिस्तानी लॉ, जो कि कम उम्री में बच्चा और बच्ची शादी नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो उनकी शादी जो है अनलॉफुल है, इलीगल है, इलिजिटिमेट है। और ऐसी शादी को 2021 की जो जजमेंट है बाबर सतार साहब की, अगर उसको सामने रखा जाए, वो सेक्सुअल असॉल्ट तो हो सकती है, वो रेप तो हो सकता है, वो ज्यादती तो हो सकती है, लेकिन वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन के जिम्मे में नहीं आएंगे। और इसी तरह 2020 का ताहरा बीबी का भी केस है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, अपनी अदालतों की निज़ाम की बात करते हैं, 138वें नंबर में से 130वें नंबर पे हमारा जुडिशियल सिस्टम खड़ा है। और अगर इस तरह के अगर हम फैसले देंगे, इस तरह प्रोटेक्टिव बेल देंगे, एक शख्स जिसकी प्रोटेक्टिव बेल पहले ही 14 को एक्सपायर होगी और वो कोर्ट में अपने आप को पेश ही नहीं कर सका, फिर उसने बदनीयती से जाके एक और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने फिर उसको जो है हिफाजती जमानत दे दी। किस चीज की हिफाजत? एक शख्स को अदालत जो है वो कोर्ट में बुलाती है, यू नीड टू प्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। पाकिस्तान के अदालतों का एहतराम करें। 3-4 महीने से आप ये तो टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हैं कि कोर्ट ने किस तरह से ऑर्डर्स दिए हैं अब उनको गिरफ्तार करने के, उससे पहले एट द सेम प्लेस कोर्ट आपको बेल भी दे रही है। लेकिन अगर हम इसको क्रक्स को देखें, इस स्टोरी को, तो आप मुझे बताएगा कि उस निकाह की कोई शरई कानूनी हैसियत मौजूद नहीं है दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करने के बाद? देखिए सोहा, जहाँ तक शरीयत की बात है तो शरीयत ये कहती है कि कोई भी शहरी किस मुल्क की शहरियत लेता है, सिटीजनशिप लेता है, स्पेसिफिकली इस्लामिक लॉ के मोहम्मदन लॉ की बात करें तो रियासत का कानून मानना दिस इज क्वाइट इनकम्बर्ट एंड बाइंडिंग अपॉन दैट पर्सन, उस पर लाजम मलजूम है कानून की पाबंदी करे। हमारे जो रियासत के अंदर कानून जो 3 तरह के नाफिजुल अमल है, 1929 का प्री पार्टीशन लॉ, 2013, 2015, तीनों के मुताबिक ज़हीर और दुआ ज़हरा हैव कमिटेड एन ऑफेंस, चूंकि 16 साल या 18 साल से कम उम्र में अगर शादी की जाती है दोनों कवानीन को सामने रखते हुए, तो उन्होंने एक जुर्म का इर्तिकाब किया। जब जुर्म का इर्तिकाब किया है तो दोनों प्रोस्पेक्टिव्स को सामने रखें तो ये जो इनका आपस में मेल मिलाप है, जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस हैं, ये सारे के सारे अनलॉफुल हैं, इलीगल है। जब किसी चीज़ की बुनियाद ही गलत होगी तो उस पर जितनी मर्जी हमारे तमीर कर ली जाए वो सारी की सारी ही गलत है, इलीगल है, अनलॉफुल
अनलॉफुल है, लिहाजा इनका जो पहला स्टेप था वो मुल्क का कानून जो है उसकी वायलेशन है, उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अब जो चाइल्ड ब्यूरो को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि बच्ची को बाजियाब करो, इसको तहवील में ले। सिंध की IG साहब हैं, उनकी तरफ से भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब आज मॉडर्न दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में हम रह रहे हैं, क्यों कर गुज़िश्ता 3-4 दिनों में इसको अरेस्ट नहीं किया गया, डिटेन नहीं किया। मोबाइल का CDR भी अवेलेबल है, मोबाइल का रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, इंटरनेट से भी लोगों को ट्रेस किया जा सकता है। बस वेरी अनफॉर्चुनेट, आई मस्ट से दिस इज अ पोर परफॉर्मेंस। और जिस तरह आपने बात की वो सारी स्टोरी का क्रस है कि पहले दिन से लेकर ओहो, राब्ता थोड़ा सा टूट गया। जैसे वकास कह रहे हैं कि ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर सिचुएशन में सज़ा क्या हो सकती है? वकास से मैं पूछना चाह रही थी कि देखने वाली पब्लिक को ये बता सके कि अगर इस इलीगल एक्ट को इन्होंने तो किया, स्टोरी ड्राइव की, यूट्यूब ने कवर किया, हमने उसको बहुत सारा देखा, लेकिन अब इसकी सज़ा क्या हो सकती है ताकि बाकी लोग या बाकी बच्चे जो हैं वो अगर ये करने का सोचे भी इस स्टोरी के बाद तो उनको पता हो कि सज़ा ही हो सकती है। वकास से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। वकास ये बताइएगा कि मुझे अब हमने क्रक्स भी देख लिया, हमने टेक्निकल पॉइंट्स कोर्ट के भी देख लिए, अब ये इलीगल एक्ट जो इन दोनों ने किया है उसकी सज़ा क्या हो सकती है? अगर ज़हीर को हमने गिरफ्तार करने के अहकाम देखें कि सिंध कोर्ट ने दिए हैं, तो जुआ ज़ारा को बाजियाब कराकर घर पहुंचाने की भी सज़ा क्या हो सकती है और दोनों के लिए होगी? देखिए जी, सेक्शन 3 और 4 है इसी कानून का और ये कहता है कि अगर कोई भी कम उम्री में शादी करेगा तो उसकी 3 साल सजा है। और उसमें कोई भी शख्स मावनत करेगा, चाहे वो नकाहा है, चाहे वालिदैन है, चाहे रिश्तेदार हैं, या कोई भी हल्का बगोश में, हल्का यरा से कोई शख्स जो है वो विटनेस बनेगा, निकाह का किरदार अदा करेगा, वकील का किरदार अदा करेगा, तमाम के तमाम जो है वो ऑफेंडर हैं, दे हैव वायलेटेड द लॉ ऑफ द लैंड। और जो सजाएं सेक्शन 3 और 4 में रखी गई हैं वो 3 साल है। इससे पहले जो प्रीवियस लॉ के अंदर सजा थी वो 6 महीने थी। 2018 के अंदर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये अमेंडमेंट लाई गई और सजाओं को इन्हांस किया गया है। आई मस्ट से, जो आपने बात की, जब तक हमारे मुल्क के अंदर ये इंप्रेशन, ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा कि जो मुल्क का कानून वायलेट करेगा उसे सजाएं दी जाएगी, तब तक लोग दीदा दलेरी के साथ जुर्म का इर्तिकाब करेंगे। जब तक जो मोटरवे का प्रिंसिपल है वो आम रोड्स पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, लोग यहाँ पे इसी तरह सिग्नल तोड़ेंगे क्योंकि उनको पता है कि किसी सिफारिश के तहत कोई ले दे के या कोई भी लॉ के अंदर लूप होल तलाश करके हम बच जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ की जहाँ तक सुपरमेसी की और सजाओं की तलाक की बात है, जब तक आप सजाओं की अमलदारी को सोसाइटी में यकीनी नहीं बनाएंगे, जो लोग गिल्टी माइंड रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, आप उनकी सोच के आगे कभी भी बंद नहीं बांध सकेंगे। तो लिहाजा सजाओं को अमलदारी, उसकी सोसाइटी में इंश्योरेंस जो है, दैट इज द नीड ऑफ द टाइम, उनको सजा दिलवाई जाए ताकि वो लोग या वो बच्चियां जो अपने माँ बाप की पगड़ियों के शिमले को दागदार करती हैं, उनकी इज्जतों को नीलाम करती हैं और सरेआम इस तरह इंटरव्यूज देती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की ट्रेडिशंस, नॉर्म्स को पारा पास कर दिया गया। और अगर अभी भी हमारी जो NGOs हैं, जो हुकूक निस्वार, हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार और ठेकेदार हैं, उनको इनके वालिदैन का गज़ात, दुख और कर्ब नजर नहीं आता, तो मैं ये समझता हूँ कि सवाए इस पे अफसोस मलने के और कुछ भी नहीं किया जा सकता। अच्छा वकास, ये बताओ, मतलब आपकी बातों से जो मुझे अंदाजा हो रहा है, ये सजा दोनों के लिए है, यानी ज़हीर के लिए भी है, दुआ ज़हरा के लिए भी है। ये नहीं हो कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी ज़हीर को पकड़ लिया जाए, दुआ ज़हरा छोटी है, उसको वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। मुर्तकिब दोनों के लिए सजा है। देखिए, ये दोनों के लिए सजा है। ज़हीर की उम्र चूंकि 18 साल से ज्यादा है, जो 18 साल से कम उम्र बच्ची को इंड्यूस करेगा, माइल करेगा कि मुझसे निकाह के रिश्ते में बन जाए, उसके लिए भी 3 साल सजा है। और जो उस इंड्यूसमेंट पे, जो उस इंस्टिगेशन का शिकार बनेगी, उसके लिए भी 3 साल सजा है। और इसके साथ राउफ साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा, इस जो केस ज़हीर के अलावा रजिस्टर किया गया, सेक्शन 364 को भी इंक्लूड किया गया है, जिसकी लाइफ इंप्रिजमेंट सजा, उम्र क्या सजा। अगर ये साबित हो जाए कोर्ट ऑफ लॉ में चीज, किसी अगवा करके, इसे फिसला के, इंड्यूस करके, मोल्ड करके यहाँ से ले जाया गया और फिर अपने शिकंजे में फंसा के उसकी कोई और नीयत थी और फिर लेटर ऑन निकाह करना पड़ा, तो ज़हीर के लिए जो बज़ाहिर कानून सजा अनंशिएट करता है वो इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है। आइदर वे इसको डेथ पेनल्टी तक भी अवार्ड की जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट पिवटल केस। अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी क्वालिटेटिव पीस ऑफ चलान कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करे, तो जो आपका नैरेटिव है, जो मेरा नैरेटिव है, पाकिस्तान की ऑर्डिनरी अवाम का नैरेटिव है, जो सोहन स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर जो सजाएं हैं वो हम अपनी सोसाइटी में यकीनी तौर पे देखेंगे। और जो गंदी दपीज रकेक में सोच रखने वाले शरपसंद नासिर हैं और सोसाइटी में बच्चियों के साथ
इस तरह की हरकतों सकनात या मालोफात सर अंजाम देते हैं, उनके लिए एक ज़रूर प्रेसिडेंट होगा, मिसाल होगी, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी, ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक सीख सकें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी वकास, मेहरबानी। अच्छा, अब एक बात जो पहलू हम जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे वो वालिदैन की परवरिश का है, निगहदाश्त का है। दुआ ज़रा के मामले में भी ये लगा कि थोड़ी सी कोताही वालिदैन की भी है कि उन्होंने एक बच्ची को जो इतनी आज़ाद ख्याल हो गई, उन्होंने उसको खुला छोड़ा हुआ था, उन्होंने उसके ऊपर आंख नहीं रखी। अब वो कब फ़ोन करती रही है, कितने मैसेजेस किए हैं, क्या उससे पहले वो मिली या नहीं मिली, ये सारी मतलब चीज़ें हैं जो सामने आती चली गई। छोटा सा फैक्टर सर उस गेम का भी है जिसको पबजी कहा जाता है, उसमें उन दोनों को गेम के साथ मिलना, गेम की वजह से मिलना, उस प्लेटफॉर्म पर मिलना और उसके बाद इतने रवाबित बढ़ जाना कि आप निकाह करने के लिए एक बच्ची को कन्विंस कर ले जिसकी उम्र 18 साल से कम है। छोटी उम्र है, जुनूनियत की हद तक अगर वो गेम में भी इन्वॉल्व है, ये जुनूनियत बाकी भी ट्रांसलेट होगी। और बच्चों को मतलब जिस वक्त आप फ़ोन देते हैं, पहले भी एक वाक़या हुआ था कराची में 2-3 साल पहले की बात है, जब बड़ी बहन ने छोटी बहन को फ़ोन के ऊपर उसकी कोई वीडियोस बनाई हुई थी, वो देख के उसने बहन को मार दिया अपने आशना के साथ मिलके या मंगेतर के साथ मिलके। तो ये फ़ोन बड़ा ही ख़तरनाक है, जब आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को देते हुए ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए, बैलेंस रखिए कि वो क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम क्या है और स्क्रीन पर क्या क्या किस नौयत का कंटेंट देखा जा रहा है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी आसानी से आजकल ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और सर कसरत से किए जाते हैं। छोटा सा बच्चा होगा ना, से पूछें आप क्यों उदास है, मुझे तो स्ट्रेस है, मैं तो डिप्रेशन में हूँ। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बाकायदा एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन बड़ी कसरत से और आम लैंग्वेज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ज़रा सी उदासी हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके इर्द गिर्द जो आपका मूड फ्रेश कर देती हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ सर, तो अच्छी खुशबू स्नफ़ करके मेरा मूड अच्छा हो जाता है, एटलीस्ट अगर मेरा मूड ख़राब हो। लेकिन चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। अच्छे और मौसमी फल जो हैं, फलों से किस तरह से आपका मूड और आपकी उदासी दूर की जा सकती है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसको डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर समरा साबिर, इन्हें कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। समरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। बताएं, आज का तो हम इसे प्रोग्राम के आगाज़ में जब हमने रन डाउन में डिस्कस किया तो मुझे अब्दुल रऊफ साहब ने कहा आम देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तो कैसे फलों को देखकर आपकी उदासी दूर हो सकती है, क्या मैथ है? सबसे पहली बात तो इनके कलर इतने खूबसूरत होते हैं माशाल्लाह। हमारे पास हर कलर का फ्रूट होता है, ठीक है, और हम उन्हें अवेल नहीं कर सकते होते उस टाइम को, हम उसको प्रॉपरली परचेज़ नहीं कर रहे होते, हम उसको खा नहीं रहे होते। हमें होता है कि फ्रूट खाने से बेहतर है चेहरे पे लगा लें, लोगों का ये बड़ा होता है इस चीज़ पे। खीरा है तो फेस पे लगा लो, स्ट्रॉबेरी है तो क्रश करके फेस पे उसका फेस पैक बना के लगा लो। भी फ्रूट खाने के लिए है, पहले इसको खाओ, अपना इनर साइड को क्लीन आउट करो, फिर आपका बाहर खुद ब खुद ही साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आजकल तो वैसे समर का है मौसम, तो आम तो माशाल्लाह वैसे ही बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं और खाने में उनका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। और वैसे अगर हम डिप्रेशन के तौर पे बात करें तो जैसे कि एप्पल 2 कलर के होता है, ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? और क्यों से? हमें सर मुझे तो देखने में आपको ग्रीन ज़्यादा टेस्ट में कौन सा पसंद आता है? टेस्ट में डिपेंड करता है, मतलब मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। Again, mood. मुझे जो रेड है वो ज्यादा पसंद आता है। मुझे ग्रीन देखने में रिफ्रेशिंग लगता है रेड की निस्बत। रेड एक अलार्मिंग कलर है। जी बिल्कुल। जो ग्रीन होता है उसके अंदर वो थोड़ा सा हमें कह लो कि थोड़ा सा तीखा टेस्ट देता है और इतना मीठा नहीं होता। उसके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। होता रेड वाला भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मिठास होती है। तो जब हम उस फ्रूट को जूस फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं ना, सबसे पहले ये बात माइंड में रखनी है कि फ्रूट हमेशा खाते हैं, पीते नहीं है। हाँ। हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड होता है, कोई जैसा भी बंदा हो उसको होता है भाई हम उसको ना जूस फॉर्म में पी लें, शेक बना लें। हाँ। तो लेकिन फ्रूट जितना हो सके उसको खाना चाहिए, ना कि पीना चाहिए। हमें टारगेट होता है हमें किसी फ्रेश जूस की तरफ जाना। एग्जैक्टली। लेकिन ये होता है एम्प्टी स्टमक कभी भी ऐसी मीठी चीज़ों का इंटेक नहीं करते, डायरेक्ट उठते ही जूस का या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ का इंटेक नहीं करते। मैं अब वो जूस की बात आपको बता रही थी कि जब हम लोग जूस बनाते हैं या शेक बनाते हैं तो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग हमारे पास फ्रुक्टोज शुगर होती है, उसके अंदर जो वो रह जाती है, बाकी अच्छे न्यूट्रिएंट सारे लॉस हो जाते हैं। अच्छा। जब जूस बनाते हैं तो शुगर रह जाती है, बाकी खत्म हो जाता है, बाकी जो सारे अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे लॉस हो जाते हैं। तो फिर उसके अंदर जस्ट एक फ्रुक्टोज शुगर रह जाती है जो कि इंसान को डायबिटीज कर देती है।
अच्छा। और हमें लगता है कि भाई फ्रूट जूसेस बहुत हेल्दी होते हैं, वो सिर्फ हमें डिप्रेशन में लेके आती है मजीद, वो हमें डेंटल कैरियर करती है, ठीक है, और डायबिटीज की तरफ लेके जाती है। नो डाउट कि जूस अच्छा होता है, लेकिन जूस हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में पीना चाहिए, पतला करके। अच्छा, अगर हम मूड की बात करें स्पेसिफिकली समरा, तो मुझे ये बताएगा कि चलिए हम 2-3 फल ऐसे जो कसरत से इस्तेमाल करते हैं, हर घर में होता है, एप्पल का आपने कहा, मैंगो का कहा, बनाना का कहा, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिसको मतलब बहुत कम सीजन में आते हैं, बहुत कंटिन्यूअर या टाइम पर कम होता है। जापानी फल को देख के काफी एक्साइटमेंट होती है आपको ना। मैं से जब अब मेरा हर जगह कोट करना पड़ेगा बिकॉज मैं रिसेंटली टूर करके आई हूँ, तो जब मैं चलास के रास्ते पहुंची बाबू सप्तो, तो रास्ते में इतनी बड़ी तादाद में जापानी फल के दरख्त थे, बहुत ज्यादा। तो ये बताएगा कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कम देखने में आते हैं या कम उनका सीजन होता है, टाइम कम होता है, लेकिन वो आपके मूड को और आपकी स्किन को और आपको अच्छा कर देते हैं। कोई भी फ्रूट है ना, जितने भी अल्लाह पाक की नेमतें, जितने भी फ्रूट है, उन सब का कोई ना कोई फायदा है। कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जिसको हम कह लें कि भाई ये किसी खाते में नहीं आता, इसको देखने में भी कोई सुकून नहीं है, इसको खाने में भी कोई सुकून नहीं है। हर फ्रूट का एक अपना टाइम पीरियड होता है, लेकिन सीजनल फ्रूट थोड़े ज्यादा होते हैं कि उस सीजन में आप उसको एज कम्पेयर उसको स्टोर करो, अगले सीजन में इस्तेमाल करो, तो बेहतर है कि आप उसको फ्रेशली इस्तेमाल करो। फ्रेश फ्रूट्स का और स्टोर्ड फ्रूट का भी फर्क होता है। तो फ्रूट सीजनल कोई भी हो, वो हर एक का आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। एप्पल हो गया, बनाना हो गया। एप्पल, कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो या तमाम आपका मूड ऑफ हो, कभी गुस्से में हो, उस टाइम समटाइम लोगों का कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे मैं लाजमी रेकमेंड करती हूँ कि उस एंगर फेज में एक एप्पल खाओगे ना, इतनी जल्दी आपके मूड स्विंग्स चेंज होंगे, इतनी जल्दी मूड स्विंग्स चेंज होंगे कि मतलब एक वो मेंटल रिलैक्सेशन मिलती है ना, तो ऑटोमेटिकली मूड स्विंग्स पे इफेक्ट करता है। जैसे फ्रूट्स सर जो बहुत कम खाए जाते हैं, चीकू बहुत कम खाया जाता है, लेकिन वो बड़ा आपको अट्रैक्ट करता है। आई थिंक मुझे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आई डोंट नो मतलब आप मेरी बात को कैसे परसीव कर रही हैं, लेकिन लोगों का मूड इस तरह से चेंज होता है कि आपको अगर एक फूड कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या एक फल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज का इंटेक करना चाहिए। फ्रूट, मैंने जैसे कि मैं पहले भी यही बात कर रही हूँ, मैं एक तरफ नहीं जा रही हूँ कि आप इस फ्रूट का ज्यादा इंटेक करें, इसका कम करें। मैं कहती हूँ कि आपके बजट में रहते हुए जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है या जो आप इजीली परचेज आउट कर सकते हो, हर फ्रूट का मूड स्विंग्स पे इफेक्ट है, हर फ्रूट का डिप्रेशन पे इफेक्ट है। वो बनाना है, वो एप्पल है, वो बेरीज हैं, वो कोई भी फ्रूट है, वो हर फ्रूट आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो आप अपने बजट को देखते हुए आप मैक्सिमम, हम लोग क्या कहते हैं, अपने कपड़ों पे लगा लेते हैं, अपनी मेडिसिन पे लगा लेते हैं, अपने आने जाने पे लगा लेते हैं। जहाँ पे फ्रूट्स की बात आती है हम कहते हैं अच्छा चलो खैर है। अच्छा, फिर हम ये भी एक्सक्यूज दे देते हैं कि महंगे हैं। अच्छा, ये बताओ कि एक रिपोर्ट में पढ़ा था जिसमें था कि 2, 3, 4 दफ़ा फ्रूट का दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है फ्रूट का इस्तेमाल? वंस इन अ डे इट्स मोर देन इनफ। काफ़ी है। हाँ, काफ़ी है। वो भी आप स्नैक टाइम में जो हमारे पास, अगर हम डाइट प्लान्स के अकॉर्डिंग चलें तो एक नॉर्मल पर्सन दिन में 3 दफ़ा खाता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। बट अगर कोई पर्सन डाइट पे है, हमारे पाकिस्तान में ये बहुत कंसेप्ट है, मैं क्लियर करते चलूं कि डाइट इज इक्वल टू फास्टिंग। हाँ, डाइट का मतलब है कुछ नहीं खाना। डाइट का मतलब है अच्छी डाइट लेना। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में डाइट इज इक्वल टू फास्टिंग। अगर नॉर्मल पर्सन दिन में 3 दफा ले रहा है तो डाइट वाला पर्सन दिन में 7 दफा खाता है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को ये समझ नहीं आती। हम लोग कहते हैं सुबह आधी रोटी खाई है और दोपहर में ग्रीन टी ली है, रात में मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तो डाइट पे हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है। मोटापा हमेशा कमजोरी की अलामत होता है। सेहतमंद इंसान कभी भी वैसा मोटा नहीं होता, वैसा ओबीस नहीं होता, या दिखने में वो वैसा बीमार नहीं लग रहा होता। ठीक है। अच्छा, तो आपने ये कहा 1 दफा खाएं। हाँ। और वो भी आपने कहा स्नैक टाइम के। हाँ, स्नैक टाइम में, या जब भी आपको भूख लग रही है, अदरवाइज 3 to 5 की टाइमिंग्स में हो जाए, या आप बेहतर है कि आप दोपहर के टाइम में ले लें, या आप नाश्ते में, दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। वंस इन अ डे इनफ है। एक दिन में एक दफा। आपने शुरू में इस चीज को डिनाई कर दिया कि आप फल को फल की तरह खाएं, मिक्स करके, वो चाहे शेक बनाना हो दूध के साथ मिक्स करके, पानी अगर फ्रेश जूस पीना है तो पानी के साथ मिक्स करके। ये बाज़ जगहों पे कॉन्सेप्ट ये भी, अगर आपको मेरी बात समझ आए, कि बाज़ जगहों पे तो आड़ू का जूस 7 अप में डाल के बनाया जाता है।
तो ये तो गलत है ना। किस तरह की मिक्स ऐसा होता है। 7 अप या ये कोई तो भी आप गलत है। बॉटल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, मीठा निरा चीनी हम क्या कहते हैं, हम फालसा का जूस बनाते हैं, 7 अप भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, और फालसा भी डालते हैं, वो कहाँ से प्योर रहता है? और फिर उसको खटास कम करने के लिए, उसकी हाँ। खटास कम करने के लिए चीनी इतनी डाल लेते हैं कि उसकी अपनी असली ग़ज़ाइयत ज़ीरो हो जाती है। जीरो हो जाती है। इसलिए मैंने पहले कहा कि जूस अगर लेना है तो हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं। अगर एक एप्पल लिए तो 2 गिलास पानी का लो, और उसको नमक या कोई भी, अगर आपने कोई शुगर ऐड करनी है, अदरवाइज वो वैसे मीठा होता है, तो आप उसको पतला सा करके बना के पियो। जूस हमेशा पतला करके बनाते हैं। शेक के बारे में आपका क्या ख्याल है? शेक के बारे में पी सकते हैं, वंस इन अ डे, एक दिन में एक दफा पी सकते हैं, लेकिन ये होता है फ्रूट, सब्जी और गोश्त का इस्तेमाल दूध के साथ नहीं करते। ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने, हमारी इसमें मेन बात क्या है हमारी, ये कि दूध, हम तो फ्रूट के अंदर दूध मिक्स करके पीते हैं शेक फॉर्म में, तो वो सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। जो दूध की चीज़ है वो भी सेपरेट हो जाती है, जो फ्रूट का हमें डायरेक्ट इंग्रेडिएंट मिलना है, जो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट मिलना है, वो भी खत्म हो जाता है। मिसकंसेप्शन सर कितना ज्यादा है, दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है। हाँ। दूध बजाते खुद एक मुकम्मल बिल्कुल ग़िज़ा है। ऐसे ही जब है। आप कोई चीज़ उसके अंदर मिक्स करेंगे तो जाहिर बात है उसकी इंटेंसिटी, उसकी ग़िज़ाइयत आपके किसी बिल्कुल भी कम फल होगी। फ्रूट से ज्यादा है, तो वो उसको अपने अंदर बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेगा, हम बिल्कुल उससे ऐसे रह ही है। जाएंगे। कोई भी चीज मिक्स करने से बेहतर है कि आप उसको सेपरेट ले लो। आप एक एप्पल लो, 10-15 मिनट के बाद एक गिलास दूध का पी लो, लेकिन हम शेक पी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो, आप ले सकते हो। जब आप किसी इशू में कन्वर्ट हो जाते हो, किसी डिसीज में सफर कर रहे होते हो, तो हमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये एक जो लोग बाहर से बहुत मुतासिर होते हैं, इवन अमरीकियों को देखा जाए, बाहर जाएं आप तो वो ये होता है कि सुबह के नाश्ते में या तो ऑरेंज का फ्रेश एक जूस रखा होगा या डब्बे का जूस जो है वो निकाल के पिएंगे, मतलब उसके बाद नाश्ता भी होगा, नाश्ते के बाद कॉफ़ी भी पी जाएगी। ये को फ़ायदेमंद है या अनहेल्दी है? ये जो हमारे पास डिब्बे वाला जूस है, ये जो कैन जूस है, ये तो हम जस्ट फॉर द सेक उनकी प्रमोशंस के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये तो प्रोसेस फूड है, इसको हम लेना वैसे ही हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक हेल्दी पर्सन के लिए अच्छा नहीं है, एक डिसीज के लिए क्या अच्छा होगा, ठीक है। वो जस्ट एक फ्लेवर डाला होता है उन्होंने, वो कोई नेचुरल नहीं होता। अब तो नेचुरल भी नेचुरल नहीं होते, वो तो नेचुरल जूस भी लेने जाओ तो वो भी अंदर एक पीस फ्रूट का डालेंगे, बाकी जो उन्होंने उसका प्रिजर्व किया होगा फ्लेवर वो डालेंगे, फ्लेवर्ड हो जाते तो बेहतर है कि बाहर की चीजों का इस्तेमाल करने से ज्यादा बाहर से जाके फ्रेश जूस और शेक्स लेने से बेहतर है कि आप अपने घर में बनाएं। अच्छा, चलिए हम स्पेसिफिक अगर इस टॉपिक को बात करें, टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। कौन सा ऐसा फ्रूट इसे खाने से आपको गुस्सा कम हो जाता है? एप्पल। एप्पल इसको गुस्सा आता है, इसको एप्पल खिला दे। कहा मैंने पहले भी कहा, अभी एप्पल का सीजन आने वाला है। एप्पल आया नहीं है, एप्पल का सीजन आने वाला है, आम का है जी। तो एप्पल होता है कि मैंने आगे भी कहा कि जिसको जरा सा भी गुस्सा आ रहा हो, मूड स्विंग्स चेंज हो रहे हो, कोई एंगर फेज में हो, तो फौरन एप्पल बहुत इफेक्ट करता है। बनाना, उसके अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, वो पोटेशियम होता है, वो फौरन से आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके डिप्रेशन लेवल को कम कर देता है। फील लो देन अगेन बनाना। बेरीज, पर्पल कलर का फ्रूट बहुत इफेक्टिव होता है। पर्पल कलर में कौन कौन सा आता है? हमारे पास फालसा आता है, हमारे पास जामुन आते हैं, हमारे पास बेरीज आती हैं, आजकल सीजन भी है, तो लेना चाहिए। वो तो डायबिटीज के लिए बेस्ट होता है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। हमें ब्रेक की तरफ चले। हमने एक ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपका मूड जरा से भी खराब है तो सुबह दिन का आगाज है, जूस ना पिए, शेक ना पिए, अच्छा सा फ्रूट ले, फ्रिज से निकाले और खाएं। हम आते हैं वापस एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। आज ब्रेक के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की तनज़्ज़ुली का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो जारी है। आज भी डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा और कल वो 215 इशारिया कुछ 45 पैसे था, तो आज वो 216 से भी ऊपर चला गया। ओपन मार्केट में भी इसी तरह से ये गिरावट का शिकार है। फ्रेंच के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी कर दी है। ये तमाम अलामात किस कदर ख़तरनाक हैं, इसके असरात क्या होंगे, इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो मुसलसल गिरावट हो रही है अब और बड़ी तेज़ी से हो रही है, कल 4.5 रुपए के करीब हुई थी और ज़ाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, लेकिन ये किस हद तक ख़तरनाक है, ज़रा इस हवाले से बताइए।
और फिर प्रोजेक्शंस क्या हैं, क्या ये इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा या इसमें कोई इस्तेहकाम भी आएगा? मैंने फिंच का भी जिक्र किया कि वो उन्होंने हमारी जो रेटिंग है वो मनफी कर दी है इसी बुनियाद के ऊपर कि इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके सिलसिले के बारे में बताइए। आपने फिंच का जिक्र किया, उसमें रिपोर्ट में उन्होंने दो चीजें वाजे की हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन, जिसका मतलब यह है कि अहम खराबी हुई। फिर ये कह रहे हैं कि हमने रेटिंग इसलिए नेगेटिव की है कि पाकिस्तान के जो डॉलर के ज़खायर हैं उसके हवाले से एक अहम खराबी सामने आई है उनकी नजर में। और दूसरी वो ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो सामने आया है, लेकिन उनके फिच वालों के ये शक व शुबात है कि शायद उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सके। तो वो पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो है ये दो चीजें सामने उससे आई हैं, और दोनों चीजें आप समझिए कि काफी खतरनाक सी लगती हैं। देखिए, जो असल बीमारी है उसकी तशखीस करना, उसका डायग्नोसिस करना, हमारी माशी बीमारी क्या है, वो मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है। और इस वक्त इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि करेंसी क्राइसिस है, जिसका मतलब ये है कि आपका तिजारती खसारा बहुत ज्यादा है और उसके नतीजे में करेंसी क्राइसिस आ रहा है जो फ्री से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर फारूक सलीम से रब्ता हमारा कुछ है, उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में बहाल हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं करेंसी हमारा खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हकीकत ये है कि डॉलर्स हमारे पास है नहीं और जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे वो भी डिप्लीट हुए हैं। इसी तरह से ये फरमा रहे हैं कि अभी तक स्टाफ लेवल पे जो एग्रीमेंट हुआ था IMF का वो भी अभी पैसे मिले नहीं हैं, और अगर इसी तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें भी कोई थोड़ी सी मुश्किल का हमें सामना है। फारूक साहब दोबारा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप फरमा रहे थे कि जो रेटिंग है वो तो हमारी है और डॉलर हमारे पास नहीं है, ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। वो जैसे कि डॉक्टर के लिए जरूरी होता है कि वो बीमारी की सही तशखीस करे कि असल बीमारी क्या है। जो असल पाकिस्तान को माशी बीमारी का सामना है इस वक्त, उसको हम कहते हैं करेंसी क्राइसिस, यानी कि आपके पास डॉलर्स खत्म हो गए हैं स्टेट बैंक के पास, और आप सोचिए कि हमने पेट्रोल भी इंपोर्ट करना है, हमने गंदम भी इंपोर्ट करनी है, हमने पाम ऑयल भी इंपोर्ट करना है। तो करेंसी क्राइसिस असल बीमारी है। जो GDP ग्रोथ आपने देखा कि PTI के आखिरी साल के दौरान अच्छी आई थी, तकरीबन 6% आई थी, तो वो बीमारी नहीं है GDP वाली, बीमारी है करेंसी वाली। और उसमें अगर आप पिछले 6 साल पहले देखें तो हमारे पास कोई तकरीबन 60 अरब का बैरूनी कर्जा था जो आज 135 अरब हो गया। यानी चंद मुल्क आपको मिलेंगे कि जिसमें 6 सालों के अरसे में डबल से ज्यादा हो गया है हमारा जो बैरूनी कर्जा है। और अगले कोई 12 महीनों में स्टेट बैंक ने 18 अरब डॉलर के कर्जाजात की वापसी करनी है, और 18 अरब डॉलर आप समझिए कि हमारा तकरीबन करंट अकाउंट का खसारा होगा। तो 35 या 36 अरब डॉलर की पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी अगले 12 महीनों में। तो ये असल जो बीमारी है वो करेंसी क्राइसिस। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि फिर हल क्या है, क्या किया जाए? मतलब आम आदमी बड़ा परेशान है, अगर ये बढ़ती हैं, जाहिर है इसके साथ मुंसलिक है, अगर ये डॉलर इसी तरह गिरता चला जाता है तो जो अदायगियाँ करनी है वो भी बढ़ती चली जाती हैं, जो पेट्रोल हमें ख़रीदना होगा वो भी महंगे दामों आएगा, उसकी भी कीमत बढ़ेगी, तो हम किस तरफ को जा रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ कहलाती है माली बदइंतजामी, इसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। और अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को आप जमा कर लें सियासी अफरा तफरी के साथ, पॉलिटिकल केओस, ये तो एक बड़ा खतरनाक किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप रूट्स देखें कि श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम क्या आई, तो उसके साथ ये दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही थी, यानी कि माली बदइंतजामियां बेतहाशा थी, और फिर उन माली बदइंतजामियों को संभालने के लिए सियासतदानों के पास, फैसला साज जो शख्सियात हैं, उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि वो सियासी अफरा तफरी में मसरूफ थे। तो ये दोनों चीजें जो हैं दे साउंड वेरी फेमिलियर कि शायद पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म के हालात। आप देखिए कि माली बदइंतजामी मैंने आपके सामने रख दी कि हमने 6 सालों में अपना जो बैरूनी कर्जा है उसको डबल कर दिया है। अब जो आप सोच रहे हैं, आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, और ये आम आदमी के जहन में भी सवाल उठता है कि आखिर हल क्या है। तो हल जिन्होंने निकालना है
वो सियासत में इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है। उनका टाइम जो है वो माशी इश्यूज के ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त नहीं है। तो हमारे पास भी वही माली बदइंतजामी एग्जिस्ट करती है और सियासी अफरा तफरी, खास तौर पे जो इतवार के बाद अब और मजीद गैर यकीनी की फजा सामने आ गई है, उसके नताइज आप देख रहे हैं। जो रुपया गिर रहा है ये इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी की अलामत है। और बीमारी जो है वो मैंने आपसे कहा कि वो करेंसी क्राइसिस। अच्छा, अब अगर माली जो हमारी बीमारी है वो हमारे सामने आ गई है और एक तरह से देखा जाए तो सियासी बीमारी भी हमारे सामने ही है। इसका मतलब यह है कि अगर सियासी स्टेबिलिटी कुछ आती है, आजकल में मतलब ये मिलते हैं और एक जो जिसकी तरफ इशारा करते हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत ज़रूरी है कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारा होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के फैसला करना चाहिए हमने किस समत को दाना है। वो उससे कोई इस्तेकाम होता है अगर ये तमाम फैसला करें कि जनाब हम मिल के फैसले करें जो जिसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। लेकिन अगर ये क्राइसिस इसी तरह से रहता है तो ये और डीपन होगा और ज़्यादा, इसका मतलब है कि हमारा मुआशी जो इस्तेकाम है वो भी ख़राब होगा। देखिए, ये बुनियादी रिश्ता जो है सियासत और मईशत के दरमियान, ये बड़ा गहरा रिश्ता है। ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो आप सोचिए कि मैं अभी कुछ दिनों पहले एक IMF की स्टडी पढ़ रहा था। पिछले 50 सालों में उन्होंने कोई 150 ममालिक में ये स्टडी की है और उनका नतीजा ये है कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम है तो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये एक शर्त है। अब आप सोचिए कि अभी कुछ दिन पहले तक तो हमारे यहाँ 2 बयानिए सामने आ रहे थे। एक बयानिया जो PTI वाले दे रहे थे वो था खाना जंगी का, और PDM की कोalition गवर्नमेंट है वो बयानिया दे रही थी कि मईशत को बेहतर किस तरह करना है। तो ये 2 बयानिए जो हैं, एक खाना जंगी का और दूसरा मईशत बेहतर करने वाला, ये दोनों इकट्ठे एक ही मुल्क के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। इन दोनों में से एक को दफन करना साहब जरूरी हो। दोनों में से एक को दफन कर लिया। लेकिन आपके ख्याल में क्या समझ है इतनी, अगर इसको देखा जाए इतनी इस वक्त पोलिटिकल पार्टीज़ को? और फिर दूसरी बात यह है कि जो आपने बताया कि 35 अरब डॉलर तकरीबन हमें 12 महीने के अंदर चाहिए, ये हमारे पास है नहीं। अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, ये सब चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। ये इस वक्त जो 35 से 36 अरब का मैंने आपसे जिक्र किया, उसमें से तकरीबन 30-31 अरब डॉलर जो है वो अरेंज फॉर है या वो ड्यू होना है। 4-5 बिलियन डॉलर का एक बड़ा गैप जरूर नजर आ रहा है। अगर आपके पास सियासी इस्तेहकाम हो, अगर आपके पास जो सियासी शख्सियात हैं वो और फिक्र सियासत से उठा के मईशत के ऊपर डालें तो हल करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तमाशा है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। उनकी सारी सर डिस्कशन से ये क्रक्स निकलता है कि माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो होगी तो ही पाकिस्तान के हालात और सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है। हाँ, सारे टॉपिक्स आपने देखे और कोई टॉपिक अगर हमने मिस कर दिया हो तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में शामिल करें तो सोशल मीडिया आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।